इन्फ्लुएंस हुआ है और इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है मार्केटिंग एजेंसी को, आइदर वो सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई भी इंडस्ट्री है। कोई ऐसा एक पॉइंट बताएंगे जब आपको लगा कि अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही मुझे अपना स्कोप लेके चलना है और इसी के अंदर अपनी कंपनी को डेवलप करना है। एआई का कैसे यूज़ करके आप अपनी मतलब ये डेली जो काम उनको आप सही तरह कैटर करें? तो इस सवाल भी यही होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बंद भी इसी वजह से होते अच्छा, फर्स्ट करें आपके पास एक क्लाइंट आ गया तो आप उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, आप इसमें मुझे बताइएगा कि जो आपकी पेमेंट प्रोसीजर होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वहाँ का क्लाइंट आप पहले हंट किस तरह करते हो, उसका काम किस तरह डिलीवर करते हो और उसके बाद आपको जो पेमेंट वो करते हैं वो किस तरह करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद बिन काशिफ। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल द नेक्स्ट चैप्टर एपिसोड 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है, बहुत एक्सपेंड कर चुकी हुई है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स आते हैं, लोग इसको काफ़ी तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आज हमने अपने पास एक गेस्ट मंगवाए हुए हैं, हंजा रशीद साहब। ये एक यंग एंटरप्रेन्योर है और इनकी अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसका नाम है रेडियंट सॉल्यूशन। तो अभी इनकी एज भी कम है, तो इनसे पूछेंगे जब इन्होंने स्टार्टअप लिया था तो इनको क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली थी और इन्होंने उस चीज़ को कैसे कैटर किया। ऑब्वियसली हर बंदे ने कोई ना कोई गलत एक रास्ता इख्तियार किया होता है, स्टार्ट में पता नहीं होता, मेंटोर कोई नहीं होता, बंदा कहता है कि मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल साइड पे आता है तो फिर प्रैक्टिकल साइड पे आने के बाद उसको पता लगता है कि एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। वरना तो हर बंदा बैठ के कह रहा होता है मैंने आज लाखों रुपये कमा लिया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो जब आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करने जाते हो तब आपको जाके पता लगता है। तो सेशन का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हंजा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। जी सर, बताएं, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आपने माशाल्लाह 21 साल की एज के अंदर अपनी एक कंपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाई हुई है। तो क्या हर्डल्स आई, कैसे आपको ख्याल आया कि मार्केटिंग एजेंसी की साइड पे आपको स्विच करना चाहिए और इसी में अपना कैरियर आगे प्रोलॉन्ग करना चाहिए? ऑब्वियसली हर बंदे की एक पहले एक स्टोरी होती है, उसके बाद जाके कुछ ऐसा पहले दिन नहीं होता कि आपको पहले दिन ही आपको अपनी समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने स्टार्ट लिया था वो मैंने लिया था कॉल सेंटर से। अच्छा। कॉल सेंटर एक दोस्त का था, उसके साथ मैंने मिल के काम किया। वो इस्लामाबाद में मैंने स्टार्ट लिया था। आज से यार बैक 4 साल पीछे चले जाएं तो तब मैंने स्टार्ट लिया था एज ए, वहाँ यूएस की कंपेन्स होती थी, उन पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद अराउंड 6 मंथ्स मैंने उसके साथ मिल के काम किया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद से मूव कर गया था इधर लाहौर। यहाँ मैंने मल्टीपल कंपनीज़ के साथ एज ए बिज़नेस डेवलपर काम किए। यूएस बेस्ड कंपनी है, रिमोटली बेस्ड भी और ऑन साइड भी डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम किया है। उसके बाद मैंने ये मेरे माइंड में बहुत देर से चल रहा था कि क्योंकि कॉल सेंटर कोई एक्चुअल में फील्ड नहीं है, ना उसकी कोई बैक है स्टोरी, तो उस पर फिर मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग एज ए बिज़नेस डेवलपर काम स्टार्ट किया तो मैंने मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ किया, जिसमें यूके बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड और यूएस बेस्ड थी। मोस्टली यूएस बेस्ड थी क्योंकि यूएस की मार्केट बहुत अच्छी है और मोस्टली उधर प्रिविलेजेस काफ़ी हैं एज ए फ्रीलांसर भी और एज ए न्यू स्टार्टअप भी। अगर आप कोई कंपनी लेके जा रहे हो तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। उसके बाद मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की। राउंड अबाउट हमारा एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, उस पर मैंने इस पर वर्किंग की, प्रेजेंटेशन दी इस पर, वो सारी वर्किंग करने के बाद उसके बाद फिर हमने इसका स्टार्टअप लिया, दोस्त के साथ मिल के लिया था। फिर ये है कि इसमें काफ़ी हर्डल्स आई स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले हमने स्टार्ट किया था ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। तो हमने पहले सोचा कि हम पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करेंगे, लोकल मार्केट को, इससे इन्वेस्टमेंट उठाएंगे और फिर हम बाहर की मार्केट में जाएंगे। क्योंकि पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सारा इंटरनेशनल मार्केट का था। तो जब लोकली स्टार्ट किया तो लोकली पाकिस्तानी लोगों को इस चीज़ के लिए उमादा करना बहुत मुश्किल होता है, इनको समझाना, क्योंकि ये डिजिटलाइज में बहुत कम, अभी तो खैर जो बड़े सिटी हैं उनमें है, लाहौर, कराची हैं, इस्लामाबाद में काफ़ी इन्फ्लुएंस आ गया हुआ है। लेकिन पहले ये होता था कि इनको हमें गाइड करना या इनको समझाना, इनको इसकी तरफ लेके आना बहुत मुश्किल होता था। सो ये सबसे पाकिस्तान की लोकल मार्केट में सबसे मसला ज़्यादा ये था। कोई ऐसा एक पॉइंट बताएंगे जब आपको लगा कि अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग ही मुझे अपना स्कोप लेके चलना है और इसी के अंदर अपनी कंपनी को डेवलप करना है? लेकिन उसके बाद जब हमने 4-5 क्लाइंट स्टार्टिंग में हंट किए, उसके बाद हमें और भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। फिर इसमें हमने देखा कि इसका जो स्कोप भी काफ़ी है और पाकिस्तान की लोकल मार्केट को इसकी नीड भी है और इसमें काफ़ी हम ग्रो कर सकते हैं। इसी से आगे आप इसके शेडो में और भी काफ़ी चीज़ें ओपन कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप चला सकते हो। सो उसकी बेस पे हमने इसे एज ए मेजर कोर
अपना स्टार्टअप लेके चले। अच्छा, तो थोड़ा मुझे बताएं कि एक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मतलब कि इसके अंदर कौन सा बेसिक ऐसा डिफरेंस है जो आप अपने ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, उनको कैसे आप बताएंगे कि यार जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कास्टिंग आ जाती थी। अब आप देख लें कि आपने अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है या कोई ब्रांड है, उसने अपना न्यू आर्टिकल या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसे मार्केट करने में उसने पहले बैनर्स बनवाने हैं और फ्लैक्सेस बनवाएगा और जगह जगह फिर उसकी मज़दूरों की कास्टिंग लगवाने वालों की, वो प्ले जगह वालों की, उसके अलावा भी पैना फ्लैक्सेस पे अच्छा खासा इनके कास्टिंग आ जाती थी। डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा ये हुआ है कि इसने बहुत चीप वे में लोगों को एडवर्टाइज करने का मौका दिया है। अब अगर आप मेटा की बात कर लो या गूगल फिर भी एज़ कम्पेयर टू मेटा ज़्यादा चार्ज करता है, बट मेटा इन पाकिस्तानी मार्केट बहुत लो और चीप रेट कह सकते हो आप, जो कि हर एक सिंगल जो भी स्टूडेंट भी अगर करना चाहे तो उसके लिए अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब वो अपनी सेविंग से अपनी प्रमोशन कर सकता है। सो डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर थोड़ा जो मैं डिफरेंस करता हूँ वो ये है कि जो मुझे जितनी समझ है इस चीज़ की, वो ये है कि अगर आप देखा जाए कि एक जगह पे अगर आपने एक पैनाफ्लेक्स लगाया है तो शायद उधर से डेली का 200, 250, 300 बंदा गुजरेगा। लेकिन वही अगर आप अपनी एक ऐड रन करते हैं, एक डेमोग्राफिक अच्छा सा सेट करते हैं, इंटरेस्ट अच्छा सा डालते हैं, आप वही ऐड एक दिन के अंदर मैक्सिमम लोगों को दिखा सकते हैं, मतलब कि 20-25 हज़ार लोगों को इजीली नज़र आ सकती है। तो वैसे ही एक क्लियर डिफरेंस बन जाता है उसके अंदर। ये डिफरेंस भी है। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को बहुत टारगेटेड बेस पे जा सकते हो, मतलब अपने इंटरेस्ट निकाल सकते हो और बहुत जो आपका प्रोडक्ट जिन लोगों को ज़रूरत है उनके तक पहुंच सकते हो आप। ये नहीं है कि अब अगर पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है वहाँ से कोई भी गुजर रहा है, उसने देखना है, आया, उसे इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में या नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जब आप एड्स की बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें यह है कि आप अपनी ऑडियंस को बहुत टारगेटेड बेस पे जाके टच कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आप देखा जाए तो आपका जो मेटा होता है या गूगल एड्स होती है वो एज अ सेल्समैन आपके लिए काम कर रहा होता है। अगर एक बंदा एक दुकान फर्ज करें, एक करियाने की दुकान के अंदर उसने एक सेल्समैन रखा हुआ है, ठीक है, वो उसको 25 से 30 हज़ार महीने चार्ज दे रहा है, इतना ही होता है ना मिनिमम भी जितना भी हो, ठीक है। अब 25-30 हज़ार वो उसको दे रहा है, यही अगर वो मेटा के ऊपर अपना बजट अपना 25-30 हज़ार लगा दे डेली का, अगर उसकी दुकान पे क्लाइंट आ रहा है 100-200 का आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर वही पैसा वो डेली उधर लगाए तो डेमोग्राफिक्स अच्छे हों, इंटरेस्ट अच्छा हो, ऑडियंस अच्छी हो, तो डेली वो 20-25 हज़ार लोगों को ईजिली टच करेगा ईजीली। और उसके अलावा भी अगर वो एज ए स्टार्टअप अगर आप 30,000 का बजट रखते हो ना, डेट्स इनफ कि आप अच्छी खासी ऑडियंस भी गैदर कर सकते हो, अपना कस्टमर बेस भी बना सकते हो। अगर आप मंथली स्टार्टिंग में 30 या 25 to 30 रखते हो एज ए स्टार्टअप, अगर आप सोलो पे भी चल रहे हो तो उसमें आप अच्छी खासी ऑडियंस भी गैदर कर सकते हैं। उसमें आपके जो प्रमोशन है या एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छी खासी हो जाती है। उसमें ये है कि आपको ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये चाहे आप सर्विस बेस पे चले जाएं, चाहे आप प्रोडक्ट बेस पे चले जाएं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वही है और उसमें आप ऑडियंस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली उन लोगों तक जा सकते हैं जो कि आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा यार, अब आप ना थोड़ा कैटेगराइज करें इसको, जितने भी आपके डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं जिनको आप एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, मैं जानता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के हज़ारों मॉड्यूल्स होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल साइड पे जाके प्रैक्टिस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कौन कौन से हैं? अगर हम एक स्पेसिफिकली बिज़नेस को लेके चलें तो सबसे पहले उनको ज़रूरत क्या होती है कि सबसे पहले उनको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होती है, कि जस्ट लाइक कि उनकी शॉप, ऑनलाइन शॉप एक चाहिए होती है, तो उसके लिए वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट में शॉपिफाई आ जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है, बट लोकल जो पाकिस्तान का लोकल बिज़नेस ही है, बाहर का भी लोकल बिज़नेस, उनको जो मैं प्रेफर करता हूँ या हमारी मार्केटिंग एजेंसीज़ या ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि लोकल जो क्लाइंट है, जो लोकल बिज़नेस है, आइदर वो पाकिस्तान का है आइदर वो इंटरनेशनल है, तो उसको प्रेफर यही किया जाता है कि उसे शॉपिफाई की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बिज़नेस ऑनर के पास ना तो इतना पढ़ने का या समझने का टाइम होता है, ना इतना उसके पास टाइम होता है कि वो बैठ के लैपटॉप पे इतना टाइम दे। वर्डप्रेस की तरफ अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जाते तो उधर आपको डेडिकेटेड सपोर्ट पे बंदा चाहिए और उसकी सैलरी या उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सारी चीज़ें आपको पे करनी पड़ती हैं। और एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई में ये चीज़ है कि एक बिज़नेस ऑनर या एक स्टार्टअप स्टूडेंट कर रहा है या कोई भी स्टार्ट ले रहा है, वो विद इन 1 वीक उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है उसमें अपडेट कैसे करना है, उसमें प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग करनी है, कलेक्शंस कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें, बैनर्स कैसे सेट करनी है,
ये सारी चीज़ें वो ईज़िली विद इन 1 वीक सीख सकता है। अच्छा। और उसको मैनेज करना भी ईजी है। और वर्डप्रेस और शॉपिफाई में जो मेजर, वर्डप्रेस पे आप होस्टिंग का पे करते हो, शॉपिफाई पे भी आप डोमेन लगाते हो, और जैसे वर्डप्रेस पे आप होस्टिंग का पे करते हो इसी तरह इसकी सब्सक्रिप्शन पे करते हो। तो वही कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये है कि इसमें इजी टू मैनेज होता है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इजी होते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी इसको मैनेज करना बहुत इजी है। सो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है आपका सोशल मीडिया हैंडल्स। एक आपने शॉप बना ली, आपने ये देखा होगा आप किसी मार्केट में जाते हैं जो बड़ा होलसेलर स्टोर होता है, उसने क्या किया होता है अपने उस मार्केट में छोटे छोटे स्टॉल आगे लगाए होते हैं, उधर उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठाए होते हैं। आप उनके पास जाते हो, आप कहते हो कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो आप उन्हें अपना थोड़ा बताओगे कि मैंने ये होलसेल में लेनी है, तो वो आपको फिर बताते हैं कि हमारा एक स्टोर फलां पीछे इस जगह पे है, आप वहाँ से जाएँ, वहाँ परचेज करें। इसी तरह आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को फ्रंट एंड पे रखना पड़ता है। तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका कंटेंट में आ जाता है। अब वेबसाइट पे भी अगर आपने पोस्ट करना है तो आपका प्रोडक्ट शूट होना चाहिए। प्रोडक्ट शूट आजकल जो दिखता है वो बिकता है, इन सिंपल वर्ड। सो जितना आप अच्छा शूट करवा लोगे उतना ये है कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि बायर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने कोई कपड़ा बेचना है, पहले क्या होता था, अगर लेडीज़ भी परचेज़ कर रही हैं या मर्द भी परचेज़ कर रहे हैं, वो कपड़े को जाके स्टफ़ को चेक करते थे, देखते थे भाई ठीक है, तो उसके बेस पे वो अपना डिसीजन लेते थे कि बाय करना है कि नहीं करना। अब क्या है, अब ऑनलाइन वो स्टफ़ तो नहीं देख सकते, तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं कितना अच्छा उन्होंने शूट की बेस पे, या आपके जितनी अच्छी प्रेजेंस हो, जितना अच्छा वो दिख रहा हो, उसकी बेस पे उनका डिसीजन होता है कि इसे परचेज़ करना है या नहीं करना। सो इसी तरह जितना आप प्रोडक्ट शूट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना अच्छा उसे ले सकते हो, जितना अच्छा शूट करवा सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में इसकी एग्जांपल ले लो, डॉक्टर्स की फील्ड में चले जाओ, अगर आप मेडिसिन लेने जाते हो, आप क्या प्रेफर करते हो? आपकी गली मोहल्ले में भी बहुत से डॉक्टर बैठे होते हैं, और जो लोकली बैठे होते हैं आप उनके पास प्रेफर नहीं करते जाना। आप किसी अच्छे सेटअप, जहाँ क्लिनिक का अच्छा सेटअप हो, वही बात है ना, जिस तरह फिजिकल मार्केट के अंदर भी जब आपका दुकान अच्छी होगी तभी आपके पास आओगे और अपनी मर्जी का आप अपना रेट दे सकोगे, ऐसे ही। वो तो एक चीज़ ऑब्वियस है। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत बताएं कि अब आपकी जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है, उसके अंदर आजकल एआई बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है। एआई का कैसे यूज़ करके आप अपनी मतलब कि डेली जो काम उनको आप सही तरह कैटर कर रहे हैं? एआई का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, और इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है मार्केटिंग एजेंसी को, आइदर वो सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें ये हमारे लिए इजी ये हुआ है कि हमें जो कस्टमर को अप्रोच करना या कस्टमर के डाटे को मैनेज करना, कस्टमर के हैंडल्स को मैनेज करना, वो इजी हो गया। इसमें ये जैसे आप CRM लगा लो, उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ऑटोमेशन हुई है, आइदर वो सॉफ्टवेयर हाउस है, आइदर वो मार्केटिंग एजेंसी है, या कोई वैसे इंडस्ट्री है बड़ी, उसमें ये है कि आप इजीली अपना डाटा मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप वीडियो शूट की बात करें तो एआई टूल्स ने बहुत इजी कर दिया है। पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनर बैठता, वो सारा दिन में बैठ के एक दो वीडियो शूट उसको एडिट करता था। अब आप टूल्स को यूज़ करते हुए विद इन 1 आवर एक अच्छी खासी वीडियो एडिट कर सकते हो, उसमें डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप एआई ऑटोमेशन की बात करो, अगर हमने किसी कस्टमर को अप्रोच करना है एज ए मार्केटिंग एजेंसी, एज ए सॉफ्टवेयर हाउस ऑनर, या एज ए कोई आप बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपने लोगों को अप्रोच करना है, अपनी मार्केट करनी है, तो आपको ईमेल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ईमेल आप एक बंदा बिठाओ, वो भेजने में लग जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जीमेल बैन होंगे और वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें अगर आप ऑटोमेशन लगा दो, लेट्स सपोज आपने 1000 बंदों को अप्रोच करना है, अगर आप एक बंदा बिठा रहे हो तो वो मे बी 6 घंटे 7 घंटे ले, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो विद इन 5 मिनट आपका थाउजेंड्स ऑफ ईमेल भेज सकता है। सो इसमें और भी अगर आप GPT की एग्जांपल ले लें, ये हालांकि बहुत पुराना है, अभी मतलब स्टूडेंट्स में भी हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो इसने हमारे काम को कितना आसान बना दिया। इसके अलावा जो अब टूल यूज़ होते हैं, HubSpot होता है, Zoho होता है, CRM, उसमें आपका डाटा मैनेज होता है, उसमें आपकी ईमेल और भी मीटिंग्स वगैरह और हर चीज़ होती है। तो ये एक लंडली की एग्जांपल ले लें, जैसे
कैलेंडली में भी आप अपनी मीटिंग्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑटोमेटेड ये चीज़ें कर दी हैं, जिसमें आपकी मीटिंग्स भी अरेंज होती है, आपकी इनवॉइसेस भी आती हैं और हर चीज़ ऑटोमेटिकली अरेंज हो रही होती है। अच्छा यार, ये तो पाकिस्तानी मार्केट होगी। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान से बाहर की मार्केट, यूएस, यूके या फिर आप किसी गल्फ कंट्री में चले जाते हो, वहाँ का क्लाइंट आप पहले हंट किस तरह करते हो, उसका काम किस तरह डिलीवर करते हो, और उसके बाद आपको जो पेमेंट वो करते हैं वो किस तरह करते हैं? अब इसमें पहले हम लीगैलिटी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर आपने एज ए स्टार्टअप किया है, एज ए फ्रीलांसर तो नहीं, एज ए स्टार्टअप अगर आपने कंपनी को लेके चलना है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग प्रेफर करते हैं वो यूएस या दुबई या यूके या ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक। उसमें जो यूएस या यूके के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको चाहिए, यूएस के लिए एलएलसी चाहिए, यूके के लिए एलटीडी, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की अपनी पॉलिसी है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका वहाँ रेफरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एड्रेस चाहिए, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। और अब तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियाँ भी बन गई हुई हैं जो कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं, जिसकी बेस पे आप अपना पेपाल और स्ट्राइप वगैरह का अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट और मर्चेंट वगैरह रजिस्टर्ड करवा सकते हो। उसके बाद आ जाती है, अब आपने क्लाइंट हंटिंग वाली साइड पे स्टार्टअप तो ले लिया, डेवलपर्स की तो कमी कहीं भी नहीं होती पाकिस्तान में, तो डेवलपर्स की कमी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि प्रोजेक्ट कहाँ से आना है या क्लाइंट कहाँ से आना है। हाँ, सबसे ज़रूरी सवाल ही ये होता है। ज़रूरी सवाल भी यही होता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बंद भी इसी वजह से होते हैं कि उनके पास क्लाइंट नहीं आता या वो इस चीज़ को कैटर नहीं कर पाते। इसमें अब आपने जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम हायर करनी है या मार्केटिंग टीम हायर करनी है, मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपने मल्टीपल टैक्टिक्स अप्लाई करने, मल्टीपल वेज में जाके अपनी मार्केटिंग करनी है। आई डोंट नो आपके लिए कौन सा तरीका काम कर जाए, मुझे कोई पता नहीं मेरे लिए कौन सा तरीका, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन एक होता है ना, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड्स पे हम बात करते हैं। वैसे ये है कि एज ए मार्केटर, अगर आप एज ए मार्केटर या बिजनेस डेवलपर बैठे हो, आप किसी कंपनी में या अपनी कंपनी आप ऑन कर रहे हो या आप खुद बिजनेस डेवलपमेंट टीम को देखना चाह रहे हो, तो आपको एक चीज़ माइंड में बिठानी है कि आपको डिफरेंट वेज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक वे पे बैठ के आप कभी भी अपने क्लाइंट हंटिंग या उस साइड पे इतनी जल्दी वो नहीं जा सकते। सो आपने डिफरेंट वेज इम्प्लीमेंट करने हैं, जिसमें आ जाती है ईमेल मार्केटिंग, आ जाती है कोल्ड कॉलिंग, आ जाती है और भी लिंक्डइन के थ्रू और भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप लोगों को अप्रोच करते हैं और फिर क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाया जाता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ को ये भी बड़ा इशू होता है कि अच्छा डाटा कहाँ से, अब जिनको अप्रोच करना है उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल्स या उनको अप्रोच कैसे किया जाए, उनकी प्रोफाइल्स पे कैसे जाया जाए। अब अगर आप किसी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं या किसी बिज़नेस को अप्रोच कर रहे हैं, उसके आप अगर फ्रंट डेस्क पे कॉल कर रहे हैं तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो उनको थाउजेंड्स ऑफ कॉल आती हैं डेली बेस पे, उन्होंने कॉल उठानी है, आपको बोलना है बिजनेस ऑनर आउट ऑफ ऑफिस है या बॉस आउट ऑफ ऑफिस है, सो बाद में कॉल करिएगा। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, वो ये लोग स्क्रैपिंग करते हैं, डाटा निकलवाते हैं, फिर उसके ऊपर कोई ईमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल्स भेजी जाती हैं, फिर कोल्ड कॉलिंग होती है, फिर कहीं पर फाइवर अपवर्क के ऊपर बिडिंग होती है। तो ज़्यादा अच्छा क्लाइंट आपको कहाँ से मिलता है? ज़्यादा अच्छा क्लाइंट, अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करें ना, तो अगर आपने अच्छा क्लाइंट या प्रोफेशनल्स की तरफ जाना है तो आप सबसे पहले लिंक्डइन पर फोकस करते हैं। लिंक्डइन पे आपकी बहुत मैच्योर और हाई प्रोफेशनल ऑडियंस बैठी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ईमेल मार्केटिंग इज़ चीप वे टू मार्केट, मतलब आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती उसमें ना आपकी बहुत ह्यूज कॉस्टिंग नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड कॉलिंग या एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। नहीं, तो उधर से क्लाइंट रेशो कैसी है? क्लाइंट रेशो अगर आप बात करें तो आपको ईमेल मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग का एक स्टैंडर्ड्स जो हैं, आप अगर $1 स्पेंड करते हो ना ईमेल मार्केटिंग में, तो अराउंड अबाउट $40 to $50 इन रिटर्न आता है। सो ये चीज़ इस तरह होती है कि अब ईमेल मार्केटिंग बहुत सी कंपनी स्टार्ट करवाती हैं, बट उनको पता नहीं होता कि करनी कैसे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने डाटा गैदर करना है। डाटा तो आजकल पेड भी मिल जाता है आपको, या आप अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हो तो आपकी ऑडियंस को बता देते हैं फिर भी कुछ टूल्स जो इनके लिए हेल्पफुल होंगे। अपोलो है और भी डिफरेंट साइट्स हैं, आपको yelp.com मिल जाती है, उसके अलावा और भी काफ़ी साइट्स हैं। सो यहाँ से आप डाटा सब्सक्राइब करते हो, यहाँ से आपको ईमेल मिल जाता है या नंबर्स मिल जाते हैं। या लिंक्डइन सेल नेविगेटर यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन सेल नेविगेटर पेड होता है, थोड़ा
उसमें ये है कि आपको खर्च करना पड़ता है। बाकी अगर आप अपोलो भी होता तो पेड है, लेकिन पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के निकाल लेते हैं। ओके, सो उसमें यह है कि आपने डाटा निकाल लिया, उसके बाद अब आपको ईमेल मार्केटर एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि आप खुद ईमेल, आपको पता है, आप सोचते हो, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स ये सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग बहुत ईजी है, क्योंकि मैं इसको सिखा दूंगा या मैं इतने बंदों की टीम बिठा दूँ साथ, आधा घंटा लगता है ईमेल करने में, तो कौन सा बड़ा इसमें टेक्निक है। बट ईमेल मार्केटिंग में बहुत सी टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो कॉपी लिख रहे हो, आप जो प्रपोजल भेज रहे हो, लाइक आपने अपना भेजना है, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी भेज रहे हो, या आप एज ए सॉफ्टवेयर हाउस का भेज रहे हो, आप किसी वेबसाइट बनाने के लिए भेज रहे हो, या किसी भी पर्पज़ के लिए भेज रहे हो, जो आपने ईमेल कॉपी राइट करनी है उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है। अब फोकस पे इन सेंस ऑफ कि वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें लिंक्स नहीं होने चाहिए, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपको नज़र में रखना पड़ता है। आपका सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद बताएं कि अगर आपको डेली की थाउजेंड्स ऑफ ईमेल आती हैं, आप कौन सी ईमेल पढ़ना प्रेफर करते हो जो क्लियर प्रिसाइज हो और जिसकी सब्जेक्ट लाइन क्लियर लिखी हो। आप उसे ओपन करोगे, ईमेल पढ़ने में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेते हो? अराउंड अबाउट 10 सेकंड, इससे अब कोई भी नहीं। और 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। आप जस्ट एक नज़र देखते हो, अगर आपको समझ आए तो ओके, अदरवाइज़ आप क्या करते हो, उसे साइड पर करते हो। सो ईमेल कॉपी आपकी ऐसी होनी चाहिए, जो आप ईमेल में कंटेंट भेज रहे हो वो बहुत प्रिसाइज, क्लियर, और इन सेंस ऑफ उसमें कोई लिंक्स नहीं होना चाहिए, और बाकी आपकी कंपनी की थोड़ा बहुत होना चाहिए, आपकी कंपनी का डाटा, बट ये है कि उसमें कोई लिंक्स या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें आपने बस अवेयरनेस देने के लिए अवेयरनेस, और उसमें ये भी है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे स्पैमी वर्ड्स होते हैं, फ्री और डिफरेंट वर्ड्स होते हैं स्पैमी, अगर आप जीपीटी से निकालें या किसी भी टूल से निकालें, आपको पता चल जाता है। सो स्पैमी वर्ड ना हो तो वो ज़्यादा अप्रोचेबल होता है कि आपकी ईमेल जो है वो स्पैम में नहीं जानी चाहिए, स्पैम में नहीं जाएगी। अगर आपकी ईमेल स्पैम में जाती है तो उसका तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं। इनबॉक्स में लैंड होगी तो आपको फ़ायदा है उसका। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आपको मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप से बिठा देते हैं, लड़कों को कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, एक अकाउंट से भेजी 20, 25, 30 एट अ टाइम, उसमें वो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स पेड करते भी नहीं, ऑटोमेशन टूल पे नहीं कहते, वो मैनुअली करवाते हैं। तो जब मैनुअली करवाते हैं, वो ऐसे टीम बिठाते हैं, उनसे करवाते हैं, वो बैन हो जाते हैं अकाउंट्स। वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका स्पैम में जा रहा होता है, तो फिर कहते हैं जी इसका रिस्पांस नहीं आ रहा है, हमने 1 महीने ट्राई की, 2 महीने ट्राई की। अब स्टार्टिंग में आपके अकाउंट्स मैच्योर होने में टाइम लगता है। आप ये तो किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप किसी भी अकाउंट को ले लो, चाहे सोशल मीडिया या कोई भी जो कि एक प्लेटफॉर्म होल्ड करता है, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। सो इसी तरह ईमेल मार्केटिंग का है। उसके बाद अगर आप इसकी ऑटोमेशन की बात करें, पेड टूल की, पेड टूल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जैसे मेल चैम्प है और भी डिफरेंट टूल्स हैं। और इसमें यह है कि आप बहुत इंस्टेंट और शॉर्ट टाइम में ना माइनर सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको ये है कि जैसे आपने कोल्ड कॉलर बिठाना है ना, तो कोल्ड कॉलर के लिए आपको कोल्ड कॉलर की पे और उसकी स्पेस का खर्चा और वो हर चीज़ आपको अपने जेब से पेयर करनी पड़ती है। उसके बाद उसके जो डायलर्स और वो बाकी चीज़ों का एक्सपेंस है वो भी होता है। अब इसमें पेड टूल का क्या होता है कि आपने एक डोमेन ले ली, उसके अलावा पेड टूल की सब्सक्रिप्शन ले ली, उसमें आपने लिस्ट अपलोड की, उसमें आप 1000 डाटा अपलोड करो, वो ऑटोमेटिकली आपके मेल्स भेजता रहेगा। अच्छा चलें, ये हो गया हमारा क्लाइंट हंटिंग का। आपने जिस तरह मुझे पेड टूल्स का बता दिया, ईमेल मार्केटिंग का बता दिया, आपके कोल्ड कॉलिंग का बता दिया, उसके अलावा फाइवर अपवर्क पे बिडिंग करके आप कर सकते हैं। अच्छा फर्ज करें आपके पास एक क्लाइंट आ गया, तो आप उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? क्लोज करने के लिए अब इसमें लेयर्स बनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो फ्रंट एंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अप्रोच करते हैं सेल टीम्स में। उसके बाद आ जाता है क्लोजर, वो थोड़ा उनसे सीनियर होता है, उसने लेके चलना होता है, वो आगे फर्दर उन कॉल को लेके चलता है, मीटिंग्स करता है, उनसे डिस्कशंस करता है, अपने रेट्स हर चीज़ डिस्कशन करके डील क्लोज करता है। उसके बाद आ जाता है डेवलपर एंड वाले काम पे। अब डील क्लोज हो गई, उनके साथ फाइनलाइज हो गया, प्रोजेक्ट हमें मिल गया, डेडलाइन हर चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट हमने ले ली, वो जो क्लोजर हैं या सीनियर बिजनेस डेवलपर है उसने मीटिंग्स करके वो हर चीज़ अरेंजमेंट हो गई। अब प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, फिर वो आ जाती है डेवलपमेंट टीम के एंड पे बात। अब जैसे कि एक बिज़नेस डेवलपमेंट टीम एक सॉफ्टवेयर उसकी बैकबोन है, इसी तरह डेवलपर भी। अब क्योंकि आप एक दफ़ा अपना प्रोजेक्ट अच्छा डिलीवर करोगे ना, तो वो क्लाइंट आपका रेफरेंस बनेगा, वो क्लाइंट आपको और भी क्लाइंट ला के देगा, और एक दफ़ा आप उसे अच्छा डिलीवर कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होंगे वो मोस्टली
रेशो यही होगी कि वो आपको देगा और उसकी स्पोर्ट्स और वो हर चीज़ आपको ही देगा। ओके। सो उसके पहली आपकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम आ गई, उसके बाद आपकी डेवलपर्स वाली टीम आ गई। डेवलपर्स टीम भी आपकी जितनी अच्छी हो उतना आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करता है, बिकॉज एक दफ़ा आपको कोई अच्छी चीज़ डिलीवर करेगा तो दोबारा आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या आपके सर्कल में किसी को ज़रूरत है तो आप उसे रेफ़र करोगे कि ये कंपनी थी, इससे मैंने काम करवाया था, इन्होंने विद इन टाइम लाइन और बहुत अच्छा हमें डिलीवर किया था। अच्छा, अब इसमें आप मुझे बताइएगा कि जो आपकी पेमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? पेमेंट प्रोसीजर अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो आपने जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है उसमें आपको बिज़नेस अकाउंट्स मिले होते हैं। अब बिज़नेस अकाउंट उसमें आप बैंक अकाउंट भी आपको मिलता है, आपको पेपाल भी मिलता है, स्ट्राइप भी मिलता है, आप मर्चेंट रजिस्टर्ड करवा लो तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब वो ये चीज़ होती है कि उसमें फिर आप पेमेंट लेते हो। अब उसमें एक मेजर इशू जो स्टार्टअप्स को आता है, स्टार्टअप्स में ये होता है कि मोस्ट ऑफ वो वेल अवेयर नहीं होते और उनका काम भी फर्स्ट टाइम होता है क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स की वो कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करते जिसकी वजह से चार्ज बैक होता है। अब पाकिस्तान में तो ये है ना कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि आप अपना डिमांड कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लोग करते नहीं हैं। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो वो लोग अगर उनको काम पसंद नहीं आए या उसे आप उनके रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, आपने जस्ट उनसे जान छुड़वाई है, उन्हें डिलीवर किया और जान छुड़वाई है, तो वो चार्ज बैक कर सकते हैं। ओके। चार्ज बैक करेंगे तो आपकी जो अगर तो आपका स्टार्टअप है, आपकी मतलब आपने की न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपका मर्चेंट न्यू है, तो वो मे भी पहले दूसरे चार्ज बैक पे ही आपको मर्चेंट बैंक अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है फर्स्ट कर लें, तो आप जब उससे डील पक्की कर लेते हैं, डील क्लोज हो जाती है, उसके बाद आप उससे रनिंग कॉस्ट किस हिसाब से लेते हैं, मतलब कि अपफ्रंट कितना होता है? 50% हम अपफ्रंट लेते हैं मोस्टली। सम टाइम तो जो प्रोजेक्ट है ना उनमें ये है कि क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट अच्छा होता है तो वो 70% भी कर देता है, लेकिन मिनिमम 50% अपफ्रंट लेते हैं और वो इस तरह होता है कि वो नॉन रिफंडेबल होता है। अच्छा, आप वो वन टाइम अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दिया ना तो फिर वो नॉन रिफंडेबल होता है। हाँ, अगर कंपनी के एंड से हमारी एंड से कोई इशू आ रहा है फिर वो रिफंडेबल है, लाइक हम किसी वजह से वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे तो वो फिर हमारी तरफ से वो बैक हम करते हैं, वो रिटर्न होता है। लेकिन अगर फर्ज करें आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की लेकिन फिर भी वो अब आपसे काम नहीं करवाना चाह रहे तो आप उसके लिए फिर क्या करते हैं? देखो, क्लाइंट कभी भी आज आपके पास है, आज मेरे कल किसी और के पास है, अगर आपने उसे डिलीवर किया हुआ है, आपने अपनी कॉस्ट चार्ज कर ली हुई है, क्योंकि आप फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवर तभी करते हो जब आपके पास कॉस्टिंग सारी आपकी आ जाए जो आपकी डील हुई हुई है। उसके बाद अगर वो आपके साथ करना चाह रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपने अच्छा डिलीवर, बहुत रेशो कम होती है कि अगर आपने अच्छा डिलीवर किया हुआ है तो क्लाइंट आपके साथ काम ना करे, वो उसकी कोई पर्सनल रीज़न हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो ना करे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट को अच्छा डिलीवर कर रहे हैं तो वो रिकरिंग में आपके साथ चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है। सो अगर किसी वजह से नहीं भी चलना चाह रहा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, परफेक्ट। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अभी ये सीरीज़ के अंदर चलेगा क्योंकि हमजा साहब के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है बताने के लिए। अभी तो सिर्फ ये कंपनी बिल्डिंग के ऊपर बात हुई है, अभी इसके अंदर मेटा एड्स आ जाएंगी, गूगल एड्स आ जाएंगी और उसके अलावा आपकी ऑटोमेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें और अभी नीचे जाके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती है हमारी, ज़रूर आगे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताएं, और कोई चीज़ नहीं समझ आ रही उसके बारे में बताएं ताकि हम इसका एक अल्टरनेटिव कोई एक एपिसोड लेकर आएँ जिसमें आपकी सारी की सारी क्यूरीज को हम लोग क्लियर करें। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टार्ट योर जर्नी विद नेक्स्ट चैप्टर।